जैसा कि हमने इस मॉड्यूल के शुरू में ये एक वीडियोस में कहा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से किसी भी मटेरियल के कंप्लीट मैकेनिकल बिहेवियर की पिक्चर हमें मिलती है। तो पिछली वीडियोस में हमने स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखी। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने एलुमिनियम एलुमिनियम अलॉय की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखी। तो ये जो स्लाइड है इसके ऊपर आपको रबर की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नज़र आ रही है। लेकिन रबर के डायग्राम में दो एक्सट्रीम यहाँ पे मेंशन है, एक हार्ड रबर एक सॉफ्ट रबर। तो अगर रबर बड़ी हार्ड होगी तो अ, उसकी डायग्राम इस तरह की होगी, और अगर सॉफ्ट रबर है तो इसकी डायग्राम इस तरह की होगी। तो हमने जो कहा था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इससे हमें मटेरियल के मैकेनिकल बिहेवियर का पता चलता है। तो यहाँ से हमें अब इसको इस तरह के डायग्राम्स को देख के हमें पता चल जाता है कि मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, ब्रिटल है या डक्टाइल है, या फिर उसकी स्टिफनेस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हार्ड रबर है वो हार्ड इसलिए है, उसके हार्ड होने की वजह से जो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलती है उसमें उसका जो यंग्स मॉडुलस है, जो इलास्टिक मॉडुलस है, या उस कर्व की जो स्टीपनेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो वर्टिकल एक्सेस के स्ट्रेस के बिल्कुल साथ है। तो जिसका मतलब ये है कि इसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। ये वाली जो है ये बड़ी सॉफ्ट रबर है, क्योंकि इसकी जो स्टिफनेस है, जो स्लोप है इसकी, ये बहुत कम है, स्टीपनेस बहुत कम है, जो हमें बता रही है कि इसकी जो है हार्डनेस बहुत कम है, ये सॉफ्ट रबर है। तो इन दोनों कर्व से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। रबर मेंटेन्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अप टू रिलेटिवली लार्ज स्ट्रेन्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। कि मेटल्स के केस में तो हमने देखा था कि थोड़े सी स्ट्रेन के ऊपर उनका लीनियर रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहता है, उसके बाद परमानेंट स्ट्रेन शुरू हो जाती है। जबकि और यही यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेन के ऊपर लीनियर रिलेशनशिप है, बाकी इनका जो है वो परमानेंट स्ट्रेन है। तो यहाँ पे रबर के केस में आप देख लें कि जो सॉफ्ट रबर है वो लार्ज स्ट्रेन तक जो है वो ये वाला जो लीनियर रीजन है वो हमें नज़र आ रहा है। हार्ड रबर में तो ज़ाहिर बात है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रेन के ऊपर ही इसकी कर्व है। लेकिन जो सॉफ्ट रबर है वहाँ पे ये हमें लार्ज स्ट्रेन के ऊपर इसका लीनियर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। बियॉन्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट द बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रबर। जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट रीच करती है तो उसके बाद मटेरियल कैसे बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है कि रबर कैसी है। सम काइंड्स ऑफ सॉफ्ट रबर विल स्ट्रेच इनॉर्मसली विदाउट फेल्योर। कुछ जो सॉफ्ट रबर हैं वो पॉसिबल है कि फेल्योर से पहले बहुत ज़्यादा वो उनको आप स्ट्रेच कर लें, रीचिंग लेंथ्स several times their original length. The material eventually offers increasing resistance to the load and stress strain curve turns markedly upward. जैसे ही उनका प्रोपोर्शनल लिमिट आती है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि जितना मटेरियल के अंदर स्ट्रेच होने की कैपेसिटी थी उतना तो वो हो गया। अब उसके बाद जो फर्दर स्ट्रेचिंग है उसको वो बड़ा रेजिस्ट कर रहा है मटेरियल। तो ये अपवर्ड जो मार्कडली अपवर्ड ट्रेंड है इसको स्लाइड में कहा है, उससे मुराद ये है। The material eventually offers increasing resistance to the load and the stress strain curve turns markedly upward. अच्छा, अब although rubber exhibits very large strain, it is not a ductile material. अब ductile material क्या होते हैं ये अगली स्लाइड्स में जब हम ductile और brittle materials के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि ductile material को डिफ़ाइन करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन फिर हम ये भी देखेंगे कि उसी डेफिनेशन के ऊपर, उसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो लार्ज स्ट्रेन है वो रबर की भी होती है, लेकिन रबर को हम डक्टाइल क्यों नहीं कहते वो हम उस वीडियो में देखेंगे। बिकॉज द स्ट्रेन्स आर नॉट परमानेंट, क्योंकि स्ट्रेन्स जो हैं वो परमानेंट नहीं हैं। इट इज़ ऑफ कोर्स एन इलास्टिक मटेरियल, क्योंकि इसकी जो जितनी भी ये स्ट्रेन है वो रिकवरेबल है, तो इसको फिर इलास्टिक मटेरियल कहा जाएगा, डक्टाइल मटेरियल नहीं। तो इसके बाद जो है वो जो हमने यंग्स मॉडुलस ये हुक्सला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ा है उसको फर्दर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।